चलिए, अच्छा, एक नया टॉपिक चलते हैं। ब्रीदिंग। ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो इसमें पहले हम पढ़ेंगे ब्रीदिंग के बारे में, और उसके बाद एक्सचेंज ऑफ गैसेस के बारे में, थोड़ा सा उनका ट्रांसपोर्ट कैसा होता है ये पढ़ेंगे। तो ब्रीदिंग को समझने के लिए, ब्रीदिंग क्या है और ब्रीदिंग कितने प्रकार से होता है, रेस्पिरेशन कितने प्रकार से होता है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन कैसे हैं। तो इसमें एक तो आप देखे होंगे कि जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो कभी कभी स्किन हो सकता है, कभी कभी सेल हो सकता है, जनरल बॉडी सरफेस। तो जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस की जो बात कर रहे हैं, जरा इसकी बात करें तो इसमें सेल डायरेक्ट काम करेगा, सेल सरफेस ये भी एक्सचेंज का काम करता है। और ये तब होगा जब बॉडी जो है या तो सिंगल सेल की बनी हुई है या तो मल्टी सेलुलर है। मतलब अगर आप प्रोटोजोन्स की बात करें, अमीबा की बात करें, आप पोरीफेरस की बात करें, शिलेंट्रेट की बात करें, आप निडेरिया की बात करें, हाइड्रा की बात करें, तो वहां पर सेल सरफेस से एक्सचेंज होता है। दूसरा, अगर बॉडी वॉल है, स्किन है, तो वहां क्यूटेनियस होता है, क्यूटेनियस एक्सचेंज होगा। अब क्यूटेनियस एक्सचेंज है, इसके लिए स्किन होनी चाहिए, मॉइस्ट होनी चाहिए स्किन, थिन होनी चाहिए स्किन, वैस्कुलर होनी चाहिए स्किन, ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क उसमें हो। और ये आपको एनलिट्स में मिलेगा, जैसे अर्थवर्म है, जैसे नेरिस है। तो नेरिस में तो एक पैरापोडिया भी पाया जाता है। पैरापोडिया ये लोकोमोटरी ऑर्गन है और रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, जनरल बॉडी सरफेस है ही। लीच आप जानते ही हैं, जोंक, इसमें भी स्किन हाईली वस्कुलाइज होती है। इसके बाद सेल सरफेस हो गया, थोड़ा सा बॉडी इवोल्व हुआ, क्यूटेनियस हो गया, और इवोल्व हो गया ब्रैंकियल हो गया। ब्रैंकियल रेस्पिरेशन, ब्रैंकियल एक्सचेंज। तो ब्रैंकियल एक्सचेंज में अगर वो एक्वाटिक है तो गिल होगा, गिल प्लेट होगी जो हाईली वस्कुलर होती है। गिल इंटरनल हो सकता है, गिल एक्सटर्नल हो सकता है। कहीं पर बुकलंग्स होता है। उसके बाद आपको एक ट्रैकियल सिस्टम मिलेगा एक्सचेंज के लिए, ट्रैकियल रेस्पिरेशन। यहाँ पर नेटवर्क ऑफ ट्रैकिया होता है। कहाँ आपको मिलेगा? कॉकरोच में मिलेगा। ट्रैकियल रेस्पिरेशन ये बॉडी को, टिश्यू को सीधे जोड़ते हैं।
यहां पर ब्लड का रोल नहीं होता है। जो गैस का एक्सचेंज होगा थ्रू ट्रैकिया डायरेक्ट होगा, टिश्यू फ्लूइड टू ट्रैकिया डायरेक्ट होगा। फिर इसके बाद एवियन रेस्पिरेटरी सिस्टम। आप एवियन रेस्पिरेटरी सिस्टम में आप लंग्स देखेंगे, एयर सैक देखेंगे। लंग्स और एयर सैक ये आपको बर्ड्स में मिलेगा। इसमें जो है इसके बाद लंग्स की बात आती है, और उसको पढ़ने के लिए ह्यूमन का रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ना पड़ेगा। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में रेस्पिरेटरी ट्रैक क्या है, एक देखते हैं आप जो है। यहाँ पर थोड़ा सा एक सिस्टम और बता दें आपको। ये नजल ट्रैक है। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में इसकी शुरुआत नॉस्ट्रिल से होती है। नॉस्ट्रिल है, इसके बाद नेजल कैविटी है, फिर नेजल कैविटी के बाद एक बड़ा सा वेस्टिब्यूल है, नेजल वेस्टिब्यूल, बड़ा चैम्बर है। इस नेशनल वेस्टिब्यूल में कंडीशनर्स लगे हुए हैं। कंडीशनर्स लगे हुए हैं जिनको हम नेजल कॉन्की बोलते हैं। नेजल कॉन्की ये कुछ एलिवेशन है जो कि हाईली वेस्कुलराइज्ड है। इन नेजल कॉन्की में क्या होता है, हाईली वेस्कुलराइज्ड एलिवेशन है। जैसे होता है कि ये पाइप लगी हुई है, पतली पतली पाइप है। अगर इसके थ्रू अगर हम ठंडी चीज को पास कर रहे हैं, एयर पास करोगे तो ठंडी हो जाएगी। अगर इसमें गर्म हवा, गर्म पानी पास करेंगे तो जो एयर पास होगी वो गर्म हो जाएगी। तो उसी तरह से नेजल कॉन्की है, और अगर ये नेजल कॉन्की है तो ये ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क है। एयर अगर ठंडी आ रही है तो वो ब्लड के बराबर हो जाएगी। तो कंडीशनर का काम है एयर में मॉइस्चर ऐड करना, मॉइस्चर ऐड करना और टेम्परेचर मेंटेन करना। अगर ठंडी हवा आ रही है तो मॉइस्चर और वाटर को बैलेंस करना नेजल कॉन्की का काम है। ये एयर कंडीशनर्स हैं। दे ब्रिंग टेम्परेचर ऑफ इनकमिंग एयर टू द बॉडी टेम्परेचर। If air will be dry, then they will increase the moisture content। तो दो काम यहाँ पर हो रहा है, और इसके साथ साथ यहाँ पर सरफेस इस नेजल कॉन्की का स्टिकी है, म्यूकस है। तो ये क्या करेगा, ये ट्रैप करेगा, ट्रैपिंग, इसको डस्ट को ट्रैप करेगा, पॉलन ग्रेन को ट्रैप करेगा, माइक्रोब्स को ट्रैप करेगा। तो इसमें सेरस ग्लैंड होती हैं।
शेरस ग्लैंड होती हैं जिससे लाइसोजाइम निकलता है। आईजीए निकलता है, एंटीबॉडीज है। लैक्टोफेरिन निकलता है। ये माइक्रोब्स को इमोबिलाइज करते हैं और किल करते हैं। तो नेजल वेस्टिब्यूल में जो नेजल कॉन्की हैं उनका काम सीरस ग्लैंड द्वारा माइक्रोब्स फ्री करना। लाइसोजाइम जो है माइक्रोब्स को किल करता है। ये एंटीबॉडीज है, ये भी केमिकल है जो माइक्रोब्स को इमोबिलाइज करता है। तो ये एंटी माइक्रोबियल है। तो जो एयर अब पास होगी, अब हमारे लंग्स में जाएगी, दैट विल बी हैविंग प्रॉपर मॉइस्चर कंटेंट, हैविंग प्रॉपर टेम्परेचर, आई विल बी माइक्रोब्स फ्री। इतना समझिएगा। अब इसके बाद आपको समझना है कितनी हवा हम लेते हैं, कितनी हवा, और कौन कौन से रेस्पिरेटरी वॉल्यूम है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम, ये कई तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक टर्म आता है टाइडल वॉल्यूम, इसको हम टीडल या टाइडल कुछ भी कर सकते हैं। इसकी वैल्यू जो है, सबकी वैल्यू जानते जाइएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। 500 ml है नॉर्मल एडल्ट में। ये वॉल्यूम ऑफ एयर इनहेल्ड है। वॉल्यूम ऑफ एयर इनहेल्ड, जितना हम भीतर लेते हैं, या एक्सहेल्ड, जितनी हम हवा बाहर निकालते हैं। ये विदाउट एक्स्ट्रा एफर्ट, विदाउट एक्स्ट्रा एफर्ट, मतलब नॉर्मल ब्रीदिंग में। नॉर्मल ब्रीदिंग अमाउंट ऑफ एयर इनहेल्ड और एक्सहेल्ड, तो इसको अगर हम दिखाना चाहें ऐसे, इनहेल्ड एक्सहेल्ड, इनहेल्ड एक्सहेल्ड। ये इनहेल्ड है, ऊपर वाला इनहेल्ड है और नीचे वाला एक्सहेल्ड है। दोनों वॉल्यूम जो है कितने हैं, 500 ml। 500 निकलेगा, 500 लिया जाएगा, 500 निकलेगा। दिस इज द टोटल वॉल्यूम। फिर पूछता है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, IRV। ये भी कई बार पूछा गया है। RV पूछा गया है, IRV पूछा गया है। IRV क्या है? एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ एयर देन कैन बी इंस्पायर्ड। एक्स्ट्रा अमाउंट, अब ये नहीं, ये जो था एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर इनहेल्ड। अब ये जो एयर इनहेल्ड कर रहे हैं, एक्स्ट्रा अमाउंट मतलब फोर्सफुली, इसकी वैल्यू कितनी होती है? ये 2.5 लीटर से 3 लीटर तक इसकी वैल्यू होती है। मतलब अगर हम एक्स्ट्रा की बात करें यहां, तो एक दूसरे कलर से दिखा दें अगर इसको, तो ये एक्स्ट्रा हो गया है ना। या अगर ऐसे हम दिखा रहे हैं
ये नॉर्मल चल रहा है, ये एक्स्ट्रा इनहेल्ड हो गया, IRB, और ये 2500 से 3000 ml, ये 500 था। इन दोनों को जोड़ दें तो इंस्पिरेशन कैपेसिटी हो जाएगा IC, इंस्पिरेशन कैपेसिटी। तो ये IRV प्लस टीडर वॉल्यूम TV, तो 2500 में जोड़ देंगे तो 3000 हो जाएगा, और ये 3500 ml हो जाएगा, ये IC। मतलब ये था TV, ये था IRV, और इस सबको यहां से यहां टोटल कर दिया जाए तो जाएगा IC, इंस्पिरेशन कैपेसिटी। फिर ERV की बात करें, ERV की बात करें तो एक्सपिरेटरी था, ये इंस्पिरेटरी था। IRV, इसका भी नाम भी लिख लीजिए, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, IRV। इसकी जगह अगर हम IRV की जगह हम ERV देखें तो ERV, वो इंस्पिरेटरी था, वो एक्सपिरेटरी हो गया। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये मैक्सिमम एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ एयर, ये जो एयर हम निकाल सकते हैं कितना मैक्सिमम, ये चीज नीचे वाला एक्सहेलेशन है। तो एक्स्ट्रा रिजर्व वॉल्यूम, मैक्सिमम एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ एयर, एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ एयर which can be exhaled, expired, फोर्सफुली। यहां पर फोर्सफुली जरूर लिखते हैं, जबरदस्ती हम जो निकाल रहे हैं यार, ये एक्स्ट्रा है, मतलब जो नॉर्मल निकल रहा था 500, उससे ज्यादा, ये ज्यादा हम नहीं निकाल सकते। ये 1000 से लेके 1100 ml तक होता है, तो इसकी वैल्यू 1000 टू 1100 ml हो सकता है। अब इसके बाद जो ये एयर निकाला, उसके बाद जो एयर बच गई वो RV हो गया, मतलब एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ एयर। एक्सपायर्ड के बाद जो एयर बचती है, मतलब फुल एफर्ट करके जो हम हवा निकाल रहे हैं, फिर भी जो हवा लंग्स में बच गई, उसको बोलते हैं RV। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है RV। और इसकी वैल्यू में थोड़ा सा अंतर है, 1100 से 1200। ये निकाले थे 1000 से 1100, ये 1100 से 1200। इसका महत्व ज्यादा है रेजिडुअल वॉल्यूम का, क्योंकि यही वॉल्यूम के कारण जो है हम ब्रीदिंग में जो सांस ले रहे हैं, जो बीच में गैप होता है, तो भी एक्सचेंज कंटिन्यू रहता है। तो रेजिडुअल वॉल्यूम कंटिन्यूअस एक्सचेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो इसलिए ये बहुत सिग्निफिकेंट है।
ये एयर होना ही होना चाहिए, और चाहे जितना जबरदस्ती करें ये हवा हम निकाल नहीं सकते। तो इट इज अमाउंट ऑफ एयर रिमेन्स इन लंग्स, जैसे आप लोग के पास बहुत खर्च करने के बाद भी जो पैसा बचा रहता है, वो पैसा क्रिटिकल कंडीशन में बहुत काम आता है। तो सारा एयर निकालने के बाद भी जो हवा लंग्स में बची रहे, आफ्टर फोर्सफुली एक्सपिरेशन, तो इट इज अमाउंट ऑफ एयर रिमेन इन लंग्स, ये 1100 से 1200 ml होती है। और इट इज वेरी सिग्निफिकेंट, ये हवा होना ही होना चाहिए। तो इट इज वेरी इसेंशियल, इट इज वेरी इसेंशियल फॉर कंटिन्यूअस एक्सचेंज, हमारे शरीर में हमेशा एक्सचेंज गैस का होते रहे, इसके लिए रेजिडुअल वॉल्यूम का, तो ये रेजिडुअल वॉल्यूम हो गया, ये होना बहुत जरूरी है। फिर पूछा जाता है लंग्स की टोटल लंग्स कैपेसिटी क्या है, ये पूछा जाता है। तो टोटल लंग कैपेसिटी के लिए आपको पहले वाइटल कैपेसिटी, मतलब कितना हम एक्सचेंज कर सकते हैं, उसको आपको जानना होगा, और उसमें रेजिडुअल वॉल्यूम जोड़ देंगे तो टोटल लंग कैपेसिटी हो जाएगी। इसका मतलब समझिए जरा, फिर से ये डायग्राम देखिए। ये नॉर्मल इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन के लिए है, ये टाइडल वॉल्यूम है, ये एक्स्ट्रा इंस्पायर्ड है, मतलब ये IR भी है जो 250 से 300 ml होता है। ये ER भी है जो हवा हम निकाल सकते हैं, एक्स्ट्रा एयर एक्सहेल्ड, ये 1000 से 1100 है। इसके बाद जो हवा बचा जो लंग्स में, वो रेजिडुअल वॉल्यूम है जो 1100 से 1200 होता है। अब वाइटल कैपेसिटी क्या होता है, लंग्स कितनी एयर एक्सचेंज कर सकता है, टोटल अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी इनहेल्ड और एक्सहेल्ड। तो जो है ये टोटल अमाउंट है, मैक्सिमम, टोटल मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर इनहेल्ड एक्सहेल्ड दोनों। तो इसका मतलब टीवी तो नॉर्मल होता ही है, एक्स्ट्रा एफर्ट करके हम इतनी हवा IRV ले सकते हैं, इतनी हवा हम एक्स्ट्रा एफर्ट करके निकाल सकते हैं। तो इन सबको जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी मतलब यहां से लेकर के यहां तक टोटल, तो ये 2500 500 1000 सब जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा वाइटल कैपेसिटी, टीडर वॉल्यूम, IRV
ER भी सबको जोड़ दे तो ये वाइटल कैपेसिटी हो जाएगी। ये सब जोड़ दें तो आप जोड़ लीजिए जरा, देखिए कितना कितना होता है। 500 जोड़ रहे हैं, ये 2500 से 3000 जोड़ रहे हैं, और 1000 से 1100 जोड़ रहे हैं। तो मैक्सिमम ये जोड़ लीजिए तो ये हो गया 4600, और मिनिमम ये जोड़ लीजिए तो 3 1 4, 4 लीटर से 4600 ml, ये हो गया वाइटल कैपेसिटी। अब वाइटल कैपेसिटी के बाद आती है टोटल लंग कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी, इसमें हम इसको भी जोड़ लेंगे, जो कि नॉर्मल एक्सचेंज नहीं होता है लेकिन ये कंटिन्यूसली एक्सचेंज में काम आता है। तो RV, इसका मतलब वाइटल कैपेसिटी में हम RV जोड़ दें तो टोटल लैंक कैपेसिटी हो जाएगा। तो अगर ये जोड़ेंगे तो वाइटल कैपेसिटी कितना था, 4000 से 4600 था, और इसमें 1100 से 1200 जोड़ना है। तो मैक्सिमम मैक्सिमम जोड़ लें और मिनिमम मिनिमम जोड़ लें, तो ये मैक्सिमम हो गया, ये मिनिमम हो गया 5100, 5100 ml से लेके 5800 ml, ये टोटल लंग कैपेसिटी हो गया। मतलब समझिए इसको, अगर ये पूरा जोड़ दें तो ये TLC हो गया, ये हो गया TLC। इसको पूरा जोड़ा तो हो गया वाइटल कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी हो गया VC हो गया। इसको जोड़ा तो टोटल लंग कैपेसिटी हो गया। इसको यहां से यहां तक जोड़ा तो इंस्पिरेशन कैपेसिटी IC, और यहां से यहां तक जोड़ेंगे एक्सप्रेशन कैपेसिटी हो जाएगा EC। मतलब IRV ERV, इंस्पिरेशन कैपेसिटी क्या होता है, ERV प्लस TB, ERV प्लस TB। तो फिर से इसको एक बार देख लें आप, फिर से इसको एक बार देख लें, ये अलग से डायग्राम बना के दिखा रहा हूं, समझ जाए इसको। ये ऊपर वाली कैपेसिटी है, नीचे वाली कैपेसिटी है, ये ये टीडल वॉल्यूम है 500, ये IRV है, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर एक्सहेल्ड, ये इनहेल्ड है, और ये ERV एक्सहेल्ड है। तो जो ERV होता है इसकी वैल्यू 1000 से 1100 होती है, और जो रेजिडुअल वॉल्यूम है RV जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये 1100 से 1200 होगा। ये टीडल वॉल्यूम है। अगर यहां से यहां तक जोड़ते हैं तो इंस्पिरेशन, अब कैपेसिटी की बात बता रहे हैं,
इंस्पिरेशन कैपेसिटी हो गया ये। तो मतलब एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टिडल वॉल्यूम। और अगर इतना तक जोड़ दें यहाँ, तो वो एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हो गया, एक्सपिरेशन कैपेसिटी हो गया। कैपेसिटी की बात कर रहे हैं, तो ये आईसी कहलाता है, ये ईसी कहलाता है। इसमें ईआरवी प्लस टीवी जोड़ देते हैं, और यहां से लेके यहां तक ये वाइटल कैपेसिटी है, जो टोटल एक्सचेंज हो सकता है उसको वाइटल कैपेसिटी कहते हैं। और टोटल लंग कैपेसिटी का मतलब सबको जोड़ दें यहां से हम, ये टोटल लंग कैपेसिटी, इसमें आरवी भी जुड़ जाता है, इस वाइटल में आरवी भी जुड़ जाएगा। तो इतना आप जो है जरूर जाने, बड़ा इंपॉर्टेंट है इतनी चीज। इसके बाद एक्सचेंज कुछ जानेंगे आप, फिलहाल इसको इतना जान जाए।